देखिए आपका दहेज प्रतिषेध नियम 1900 आपका 61 हम शुरू करेंगे। और इसमें आपका पिछली बार भी पढ़ाया गया है, पिछला लेक्चर भी आपका उपलब्ध है। आपका अगर आप चाहें तो पिछले जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, पिछले लेक्चर में भी काफ़ी कुछ बताया गया है और आपका उपलब्ध है पिछला लेक्चर भी। लेकिन फिर एक बार चूँकि समय मिल गया था तो दोबारा इसको पढ़ाया जा रहा है। आइए दहेज के बारे में आपका पहले सामान्य बातें देखी जाए और तब आपका कानूनन देखा जाएगा। देखिए जहाँ तक आपका दहेज की बात है, डावरी की बात है, प्राचीन काल में आपका दहेज स्वेच्छा से लिया और दिया जाता था। लेकिन इसका रूप बाद में बदला और रूप आपका ये बदला कि अब जबरदस्ती यानी कि स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव देकर दहेज लिया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, आपका दिया भी जा रहा है। तो ऐसी दशा में दहेज लेने और दहेज देने को प्रतिषिद्ध करने के लिए यानी कि दहेज लेने और दहेज देने को प्रतिषिद्ध या रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यक्ति बिना दहेज लिए और दिए विवाह करें। लेकिन ये जो कानून था केवल हाथी का दिखाने वाला दांत बनकर रह गया है और खाने वाला दांत नहीं बना। अर्थात कानून बनाने के बावजूद भी समाज में सब कुछ होने के बावजूद भी समाज में ये देखा जा रहा है कि आज भी जो दहेज का दानव है यानी कि दहेज का जो राक्षस है कहिए, आप आज भी वर्तमान में है और तेजी से ये फल फूल रहा है यानी कि दहेज आपका और तेजी से फल फूल भी रहा है। सर्वप्रथम भारत की संसद का लोकसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट जो सीटिंग हुई थी, जिस कानून को पास करने के लिए हुई थी, वह डावरी एक्ट ही था। डावरी प्रोविशन एक्ट 1961। मैंने इस कानून को पास करने के लिए सर्वप्रथम सदनों की ज्वाइंट सीटिंग हुई थी, संयुक्त बैठक हुई थी, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठी थी। सामान्यतः कानून अलग अलग पारित होता है, लोकसभा पारित कर देती है तो राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा भी पारित कर दे तो भारत के राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर कोई साधारण कानून है, फिर एक बार याद रखिए, धन विधेयक संविधान संशोधन के लिए आपका ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकता। तो ज्वाइंट सीटिंग किसके लिए? जनरल कानून यानी कि सामान्य कानून। तो सामान्य कानून के लिए अनुच्छेद 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है। ज्वाइंट सीटिंग अगर बुला लिया गया, और नेट में भी आया था और आपका टीजीटी में भी आया था कि जब अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेता है, तो उसके बाद आपका अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो क्या संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी? होगी। भले ही उसके बाद लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, ये मन बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और दोनों सदन एक साथ मिलकर किसी विधेयक को पास करते हैं। तब अनुच्छेद 111 के तहत वह विधेयक कहाँ भेजा जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। और जब भारत का राष्ट्रपति अपनी एसेंट दे देता है तो वह जो विधेयक था एक्ट में कन्वर्ट हो गया
वह विधेयक अधिनियम बन गया, यानी कि बिल अब क्या बन गया, एक्ट। तो ये कानून ऐसे ही बना था। आगे बढ़ा जाए। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य दहेज को लेना और देना प्रतिषिद्ध करना और सामाजिक बुराई को भी प्रतिषिद्ध करना। इसको जूरिस्प्रूडेंस वे से एक बार देखिए, भूमिका भी चल रही है। भूमिका में तमाम चीज़ें इधर उधर से कोरिलेट करके क्या की जाती हैं, बताया जाता है। और कई जगह लिखा देखे होंगे, उसको भी हम बताएंगे कि दुल्हन ही दहेज है। कई वाहनों पर और दीवारों पर लिखा रहता है कि दुल्हन ही क्या है मौर्या जी, दहेज। तो बताइए कितना मांग रहे हैं आप? आधा हिस्सा? तो भाई दुल्हन ही दहेज है, अलग से पैसा रुपया न मांगे। अभी दहेज की परिभाषा पहले पढ़िए, तब तो। भाई दहेज की परिभाषा अभी शुरू ही नहीं हुई, पहले भूमिका देखिए, उसके बाद पहला तो दहेज की परिभाषा ही चलेगी कि दहेज किसे कहा जाएगा, डावरी। उसको थोड़ा आपका और भी कोरिलेट करके भी पढ़ाना है और कोरिलेट करके लिखना भी पड़ेगा, लेकिन पहले आगे हम बढ़ें इसको। अब इस आपका थोड़ा बहुत जूरिस्प्रूडेंशियल एंगल से जोड़ना है, और वह आपका जो सोशलिस्ट थ्योरी वाले हैं, यानी कि जो समाज शास्त्रीय विचारधारा वाले हैं, उनका व्यू पहले देखिए। समाज शास्त्रीय विचारधारा के प्रतिपादक रूडोल्फ वान इहरिंग माने जाते हैं, और तमाम आपका कह सकते हैं रास्को पाउंड, इसके बाद तमाम विद्वान हुए। इनका थीम क्या है? पहला थीम ये है कि जब भी कोई आप कानून बनाइए तो ये देखिए कि क्या उस कानून से समाज के अधिक से अधिक लोगों की अधिक भलाई हो रही है कि नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनके इंटरेस्ट या हित या इच्छा या जो डिमांड है वह भिन्न भिन्न होती है। तो कानून ऐसा बनाइए जो बैलेंस बनाकर चले, हितों में टकराव को क्या करे, रोके। और जिस प्रकार आपका एक इंजीनियर है, पत्थर सरिया सीमेंट बालू से नदी पर आपका माने पुल बनाता है ताकि एक किनारे के लोग दूसरे किनारे पर आसानी से आ जा सकें, तो जब भी आप कानून बनाइए तो समस्याओं को खोजिए और समस्याओं को खोजकर उसका निवारण के लिए कानून बनाइए, ताकि समाज में अधिक से अधिक लोगों की क्या हो, भलाई। इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, सामाजिक अभियांत्रिकी कहा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग। जैसे आपका पहले तो इसका तमाम लोगों ने यूज किया, राजनीति में भी यूज किया जाता है। मायावती जी ने अच्छा यूज किया था, फिर मोदी जी ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है सोशल इंजीनियरिंग का। मायावती जी ने जो अपर क्लास और लोअर क्लास था उसके हितों में जो टकराव होता था, उसको एक टकराव को कम किया, और जैसे ही कम किया तो ये जो ब्राह्मण वर्ग जो सबसे बड़ा लालची वर्ग है, जिधर देखता है कि हमारा हित है उधर ही क्या होता है, चला जाता है। कोई भैया आपका नाराज न हो, आपका लालची वर्ग है, और जिधर देखता है कि आपका इधर हमारा हित है उधर उस पार्टी में क्या हो जाता है, समाहित। तो आपका मायावती ने पासा फेंका तो मायावती की ओर चले गए ब्राह्मण, और सतीश मिश्रा जी ने अगुवाई किया, और जैसे ही अपर और लोअर क्लास के हितों के टकराव को कम किया गया, दोनों जाकर हाथी पर चोट किए, चोट नहीं के भाई वोट दिए, और मायावती जी की क्या बन गई, सरकार। लेकिन बाद में सोशल इंजीनियरिंग फेल मार गया, ब्राह्मण मलाई खा लिए, और आपका जो उनके वर्ग के लोग थे आपका वहीं के वहीं रह गए ज़्यादा,
तो ये जो गठबंधन था लठबंधन में बदल गया और फिर जीत नहीं पाई। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का ही कमाल था कि मायावती जी कई बार क्या बनी, मुख्यमंत्री। आपका इसको सोशल इंजीनियरिंग का आपका मोदी जी भी अच्छा यूज करते हैं। जैसे कि आपका SC/ST एक्ट में संशोधन, तो इधर आपका उच्च जात के लोग नाराज हो गए तो 10% EWS का लालीपाप दे दिए कि तुम भी खुश रहो और तुम भी, और दोनों लोग वोट बाद में दे ही दिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये राजनीति में भी सोशल इंजीनियरिंग। तो फिर एक बार बैक होया जाए, आपका समाजशास्त्री विचारधारा वालों का ये मानना है कि अगर आपने कोई कानून बनाया है, उस कानून का पालन समाज में नहीं हो रहा है। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण ये जो हम एक्ट कल से पढ़ाएंगे, डावरी एक्ट, कानून आपने बना दिया, इस कानून का पालन कोई व्यक्ति जल्दी कर ही नहीं रहा है, तो समाजशास्त्री विचारधारा ये कहती है कि जहाँ जहाँ कानून में कमियां हैं उसको खोजिए और कानून ऐसा बनाइए जो समाज में क्या हो, इन्फोर्स हो। अगर नहीं इन्फोर्स हो रहा है तो उसमें क्या लाइए, सुधार लाइए, प्राधिकारियों में सुधार लाइए। एक ये ऐसा कानून है जो फंसाने के काम ज़्यादा आता है और वास्तव में लागू क्या होता है, कम। जैसे कि आपका एक उदाहरण फिर देखिए, मान लीजिए एक लड़का था, लड़की वालों ने गया रिश्ता तय करने, लड़की वाले गए और लड़का आपका बहुत ज़्यादा मान लीजिए तय हो गया शादी, बाद में लड़का का जो बाप था वो फटफटिया मांगने लगा कि लड़का तो पढ़ता है, हमें तो फटफटिया, सुने कि नहीं, फटफटिया कि दहेज में क्या चाहिए, बड़े तेल भरवाने का पैसा न हो बाप के पास, लेकिन क्या चाहिए, फटफटिया। हाँ, बाइक देखिए बता दी भाई, फटफटिया बाइक को नहीं कहा जाता भाई, बुलेट को कहा जाता है। याद रखिएगा, बाइक को न कह के फटफटिया जो आपका आवाज़ करती है जिससे तमाम लोग डर जाते हैं, और सड़क पर गाय भैंस है तो बिदक जाएगा कहीं आपका कुछ भी हो सकता है, खतरा मौजूद रहता है। लेकिन चोर उचक्के रास्ते से क्या होते हैं, रात में हट भी जाते हैं, और रात में लोग और थोड़ा उसकी आवाज़ क्या करते हैं ताकि आधा किलोमीटर कम से कम सुनाई दे। तो आपका पहले दरोगा रोगा जी उसी से चलते थे, अब तो भाई जीप उप हो गया है, नहीं तो बुलेट से ही अच्छे लोग बुलेट से चलते थे जो शरीर के भारी भरकम थे। और आपका दरोगा जी देखे भी होंगे आप सिंघम फिल्म में, तमाम फिल्मों में, कि जो पुलिस वाले होते हैं खतरनाक, वो जीप ओप से नहीं चलते, किससे चलते हैं, बुलेट से। तो फिर आगे आपका बढ़ा जाए, तो फंसाने के लिए, इसलिए मान लीजिए लड़के के पिता ने इनकार कर दिया विवाह से, तो लड़की वाले जाकर मुकदमा कर देते हैं कि हम गए थे विवाह करने के लिए रिश्ता लेकर और ये 10 लाख क्या मांग लिया, दहेज। तो दहेज मांगना और दहेज देना दोनों क्या है, दंडनीय। तो दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। तो इस कानून में हमें पढ़ना क्या है, ये सही बात है कि कानून समाज में बन तो गया है लेकिन लागू नहीं है, यानी कि आपका अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी। तो आपका, लेकिन इस कानून में हमें पढ़ना क्या, बहुत छोटा कानून है। एक तो दहेज किसे कहा जाएगा उसकी परिभाषा देखनी है। तो जब भी दहेज की परिभाषा देखेंगे तो उसमें 2-3 बातें टेक्निकल आएगी। एक आपका धन, मूल्यवान प्रतिभूति, और तीसरा मुस्लिम विधि में मेहर जो होता है, तो मेहर को आज भी आपका दहेज नहीं माना गया है। तो मेहर को हम अलग से बताएंगे पढ़ाते समय कल। दूसरा ये है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, ये याद रखिए। इसके बाद तीसरा ये हमें पढ़ना है
कि जो व्यक्ति दहेज ले लिया है उस दहेज की रकम को वह वापस करे, और वापस नहीं करता तो क्या प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़की वालों ने लड़के वाले को दहेज दे दिया तो 3 माह का समय रहता है कि आप दहेज की रकम को क्या करिए, सामान को वापस, और नहीं करते तो आप दंड के क्या होंगे, भागी। इसके बाद आपका दहेज लेने और देने का अगर करार करते हैं तो बताइए वह एग्रीमेंट वैध होगा कि शून्य होगा। शून्य होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी जाना पड़ेगा। धारा 23 यानी कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध भी है, और लोक नीति के क्या माना जाता है, विपरीत, तो करार भी कराया जाएगा। अगला, अगर दहेज लेने या देने का आप विज्ञापन करते हैं, जैसे इस समय आपका सोशल मीडिया पर ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, अभी तो पकड़े गए हैं कई लोगों को चूना लगा दिया, सब बबली बंटी। फिर अभी पेपर में दिया था कि कोई उत्तराखंड में एक आदमी का 6 लाख चूना लगा दिया गया, तो एक का कितना लाख, 35 लाख। होता यह है कि फर्जी साइटें बना दी जाती हैं विवाह वाली, और ये होता है कि आप अपना बायोडाटा भेजिए और आपका कुंडली भेजिए, लड़के लड़की का कुंडली कुंडला चला गया, फिर उसमें दोष निकाला जाता है, इसमें ये दोष हैं, शनिचर महाराज 9वें घर में है, तो ये तो कुंडली आपका कह सकते हैं कि ये दोष हैं। कुंडली में दोष हम मिनटों में समाप्त कर देंगे, बस पूजा पाठ करना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख रुपया क्या करेगा, लगेगा। जैसे 1 लाख भेजेंगे उसके बाद वो क्या हो जाएगा, साइट बंद, सब समाप्त हो गया, मोबाइल भी बंद हो गया। आप बाबा जी का घंटा बजाते रहिए, पुलिस कुछ नहीं करेगी, आप खोदते रहिए। तो न तो ऐसे साइटों पर विश्वास करिए, न ही किसी अनजान लिंक को आप क्लिक करिए। जो भी फोन आ रहे हैं आपके पास, सतर्क होकर बात करिए। खाते से जुड़े हैं तो हो सकता है खाता भी आपका क्या करे, कोड वोड पूछ के। तो नए नए तरीके साइबर अपराधी अपना रहे हैं, कभी बिजली का बिल बकाया तो कभी हाउस टैक्स बकाया, तो कभी फार्म का बकाया तो कभी कह देंगे कि पेपर आउट हम करा देंगे, जैसे उत्तराखंड में चला था, सबका नंबर लीक हो गया आयोग से और सब पर मैसेज आ गया कि पेपर क्या हम करा देंगे। अब फर्जी कुछ लोगों से पेपर भेजकर फर्जी पैसा भी वसूल लिया गया, कुछ पीड़ित भी मिल गए। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो दहेज की रकम दी गई है उसको वापस करना होगा। अगर मान लीजिए कि पत्नी मर गई तो उसके बच्चों को वापस करिए, बच्चे नहीं हैं तो पत्नी के माता पिता को करिए, नहीं तो आप दंड के क्या होंगे, भागी। इसके बाद एक अधिकारी आ जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, वह लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को मनाएगा कि आप दहेज न लीजिए। तो पता न कहाँ प्राधिकारी होता है, कहीं दिखाई नहीं दिया, सरकार नियुक्त की होगी, जाकर कहीं अच्छे से कोमा में बैठा होगा, वेतन मिल ही रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश करने की क्या आवश्यकता है। जब हम दहेज लिए हैं तो लोग भी क्या करेंगे, दहेज लेंगे ही, इस पर कौन रोक लगा सकता है। सरकार ने हमें नियुक्त किया है दहेज प्रतिषेध अधिकारी, का कर्तव्य पूछा जाता है नियुक्ति, तो बस आपका कानून समाप्त हो गया। यानी कि दहेज की परिभाषा, दहेज लेना देना दंडनीय, विज्ञापन दंडनीय, करार दंडनीय, दहेज लिया गया है तो क्या करिए, वापस करिए। और अंत में एक अधिकारी आ जाएंगे, कौन सा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जो लोगों को क्या करेंगे, जागरूक, दहेज लेने देने को रोकेंगे और कानून ये क्या हो जाएगा, समाप्त। तो आपका क्वेश्चन जो पहला तो ये बनता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो विभिन्न अपराध दिए गए हैं उनका उल्लेख करिए, तब तो भाई लंबा हो जाएगा
क्योंकि जिन जिन धाराओं में जितने अपराध और दंड हैं सभी को एक जगह क्या करना पड़ेगा, लिखना। और कल शुरू किया जाएगा। अब दहेज की परिभाषा से वही मान के चलिए 5-6 दिन लगेगा, और जब हो जाए तब एक ही बार 6-7 क्वेश्चन जो बनते हैं आपका लिखवा दिया जाएगा। 6 या 7 बन सकते हैं अधिकतम। तो कल क्लास चलेगा भाई आपका। अब